इस्लामाबाद से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था, कहूटा। बाहर से बिल्कुल साधारण, लेकिन इसी गांव के अंदर कड़ी सुरक्षा के बीच छुपा था पाकिस्तान का सबसे बड़ा परमाणु राज, खान रिसर्च सेंटर। यही पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा था। 1980 के दशक का शुरुआती दौर। कहूटा की गलियों में एक भिखारी नाई की दुकान के बाहर रोज आकर बैठ जाता था। उसकी नजर किसी रईस पर नहीं थी, ना ही रोटी देने वाले राहगीर पर। वो एकटक बस नाई की दुकान को देखता रहता था। वहां आते जाते लोगों पर उसकी नजर टिकी रहती थी। दरअसल ये वही दुकान थी जहां अक्सर खान रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक अपने बाल कटवाने आते थे। और वहीं सड़क के उस पार लंबे बालों वाले भिखारी की नजर थी फर्श पर गिरे बालों पर। रात को दुकान बंद होने के बाद वो भिखारी चुपके से उन बालों को इकट्ठा कर लेता। दरअसल वो भिखारी नहीं बल्कि एक जासूस था, जिसने उन बालों को अपने देश भेजा। जब उन बालों के ऊपर रिसर्च की गई तो परिणाम देखकर सभी दंग रह गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक बालों में रेडिएशन और यूरेनियम के कण मौजूद थे। ये सबूत था कि पाकिस्तान गुप्त रूप से परमाणु हथियारों पर काम कर रहा है। इस वाक्य या कहें हैरत से भरी कहानी का जिक्र है डी देवदत्त की किताब अजित डोभाल और अ मिशन में। जो मैंने आपको अभी किस्सा सुनाया भिखारी का, वो कोई और नहीं बल्कि अजित डोभाल ही थे। कहूटा की गलियों में कई दिनों तक डोभाल ने भिखारी बनकर चक्कर लगाए। लोग उन्हें भीख डालते और नजरें फेर लेते, लेकिन असल में उनकी आंखें हर गतिविधि पर टिकी थी। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का सीक्रेट उन्होंने ही पता लगाया। जब देश पर कोई बड़ा संकट आता है, जब सीमा पार तनाव बढ़ता है, जब आतंकवाद के खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन होता है या जब भारत को कोई बेहद अहम रणनीतिक फैसला लेना होता है, तो एक नाम अक्सर सामने आता है, अजित डोभाल, जिन्हें अक्सर भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। ये उनकी कोई आधिकारिक उपाधि नहीं है, लेकिन उनकी रहस्यमयी छवि और खुफिया अभियानों की वजह से ये नाम सालों से लोकप्रिय रहा है। लेकिन एक साधारण परिवार में जन्मा लड़का आखिर भारत की नेशनल सिक्योरिटी का सबसे भरोसेमंद चेहरा कैसे बना? आज के इस वीडियो में जानेंगे अजित डोभाल की पूरी कहानी। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, अजित डोभाल ने कई ऐसे मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जिसके बारे में आज आपको बताएंगे। मिजोरम, जहां बंदूक से ज्यादा काम आई रणनीति। 1980 का दशक भारत के उत्तर पूर्व में अशांति का दौर था। मिजो नेशनल फ्रंट भारत सरकार के खिलाफ सक्रिय था। स्थिति बेहद तनावपूर्ण थी। ऐसे समय में अजित डोभाल को वहां अहम जिम्मेदारी दी गई। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार उन्होंने केवल सुरक्षा बलों पर भरोसा नहीं किया, बल्कि बातचीत, मनोविज्ञान और रणनीति को हथियार बनाया। कहा जाता है कि उन्होंने संगठन के कई वरिष्ठ कमांडरों का विश्वास जीतने में सफलता हासिल की। इसका असर धीरे धीरे बातचीत की प्रक्रिया पर पड़ा और आखिरकार शांति की दिशा में रास्ता खुला। यही अजित डोभाल की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। जहां लोग सिर्फ ताकत देखते हैं, वहां वे रणनीति देखते हैं। लेकिन मिजोरम की कहानी सिर्फ शुरुआत थी। जल्द ही उन्हें एक ऐसी जगह भेजा गया जहां एक गलत कदम पूरी कार्रवाई को खतरे में डाल सकता था। ऑपरेशन ब्लू स्टार, जहां हर कदम पर खतरा था। पंजाब देश के सामने सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में से एक खड़ी थी। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में भारी संख्या में हथियारबंद आतंकी मौजूद थे। भारतीय सेना ऑपरेशन ब्लू स्टार की तैयारी कर रही थी, लेकिन किसी भी सैन्य कार्रवाई से पहले सबसे जरूरी थी सटीक इंटेलिजेंस। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारियों के अनुसार अजित डोभाल ने इस ऑपरेशन से पहले महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी जुटाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी पहचान गोपनीय रखी गई। उनका काम था अंदर की स्थिति को समझना, ताकि सुरक्षा बल सही रणनीति बना सके। इस ऑपरेशन के कई पहलू आज भी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं हैं, लेकिन सुरक्षा मामलों के जानकार मानते हैं कि सटीक इंटेलिजेंस इस पूरे अभियान का सबसे अहम हिस्सा थी। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। 1990 का दशक, आतंकवाद अपने चरम पर था। स्थिति इतनी खराब थी कि आम लोगों का जीवन लगभग ठहर चुका था। ऐसे वक्त में अजित डोभाल ने सिर्फ सुरक्षा अभियान नहीं चलाए, बल्कि इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत किया। सार्वजनिक रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने स्थानीय स्तर पर जानकारी जुटाने की रणनीति पर विशेष जोर दिया। यही रणनीति आतंकी नेटवर्क को समझने और कई अभियानों में सुरक्षा एजेंसियों के लिए मददगार साबित हुई। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कश्मीर में उनका सबसे बड़ा हथियार बंदूक नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन थी।
लगातार सफल अभियानों के बाद अजीत डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे। साल 2004 उन्हें आईबी का डायरेक्टर बनाया गया। ये सिर्फ एक प्रमोशन नहीं था, बल्कि उनके अनुभव और भरोसे की पहचान थी। उन्होंने लगभग 4 दशक देश की खुफिया व्यवस्था में बिताए और 2005 में आईबी चीफ के पद से सेवानिवृत्त हुए। अजीत डोभाल ने रिटायरमेंट के बाद भी राष्ट्रीय सुरक्षा पर काम करना जारी रखा। वे विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन से जुड़े। ये एक स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक है जहां पूर्व आईएएस, आईपीएस और सैन्य अधिकारी, सुरक्षा विशेषज्ञ देश की सुरक्षा और विदेश नीति पर अध्ययन करते हैं। यहीं उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई विषयों पर भी काम किया। फिर 26 मई 2014 नई सरकार बनी और कुछ ही दिनों बाद अजीत डोभाल को भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि एनएसए नियुक्त किया गया। एनएसए देश के सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा पदों में से एक होता है। सीमा सुरक्षा, आतंकवाद, विदेश नीति, सैन्य रणनीति, साइबर सिक्योरिटी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई बड़े फैसलों में एनएसए की भूमिका बेहद अहम होती है और उन्होंने बखूबी निभाया भी। साल 2014 इराक आतंकी संगठन आईएसआईएस तेजी से इलाके पर कब्जा कर रहा था। इसी दौरान तिकरित के एक अस्पताल में 46 भारतीय नर्सें फंस गई। पूरा भारत उनकी सुरक्षित वापसी को लेकर चिंतित था। रिपोर्ट्स के अनुसार अजीत डोभाल स्थिति का आकलन करने और स्थानीय अधिकारियों से संपर्क स्थापित करने के लिए इराक तक पहुंचे। इस मिशन के कई पहलू आज भी सार्वजनिक नहीं हैं, लेकिन 5 जुलाई 2014 को वे सभी भारतीय नर्सें सुरक्षित भारत लौट आईं। ये भारत के सबसे चर्चित रेस्क्यू मिशंस में से एक माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं मणिपुर की। 4 जून 2015 मणिपुर के चंदेल जिले में भारतीय सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया। इस हमले में 6 डोगरा रेजिमेंट के 18 जवान शहीद हो गए। पूरे देश में गुस्सा था। सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि हमला किसने किया, सवाल ये था कि भारत जवाब कैसे देगा। कुछ ही दिनों बाद 9 जून 2015 भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भारतीय सेना ने म्यांमार सीमा के पास NSCN-K के ठिकानों के खिलाफ सीमा पार सैन्य अभियान चलाया। भारतीय अधिकारियों के अनुसार इस ऑपरेशन में कई उग्रवादी मारे गए। इस कार्रवाई की योजना बनाने में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर अजीत डोभाल की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है। ये संदेश साफ था कि अगर हमला होगा तो जवाब भी मिलेगा और जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जवाब दिया जाएगा। बात अब उस घटना की जिसने देश को झकझोर कर रख दिया। 18 सितंबर 2016 उरी आतंकियों ने भारतीय सेना के कैंप पर हमला किया। 19 जवान शहीद हो गए। देश फिर गुस्से में था, लेकिन इस बार भारत का जवाब पहले से अलग था। 28-29 सितंबर 2016 की रात भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके आतंकी लॉन्च पैड्स पर कार्रवाई करते हैं। भारत सरकार ने इस ऑपरेशन को सर्जिकल स्ट्राइक नाम दिया। ये पहली बार था जब भारत ने सार्वजनिक रूप से सीमा पार ऐसी सैन्य कार्रवाई की पुष्टि की। उस समय प्रधानमंत्री कार्यालय, सेना और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बीच लगातार समन्वय चल रहा था। रिपोर्टों के अनुसार इस पूरी रणनीतिक प्रक्रिया में अजीत डोभाल की भूमिका बेहद अहम थी। इस ऑपरेशन ने भारत की सुरक्षा नीति को लेकर एक नया संदेश दिया कि आतंकी हमलों का जवाब सिर्फ बयान से नहीं, कार्रवाई से दिया जाएगा। अब बात करते हैं 14 फरवरी 2019 में हुए पुलवामा हमले की। सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला होता है। 46 जवान शहीद हुए। पूरा देश गुस्से और दुख में था। हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि अब क्या होगा। करीब 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट में हवाई कार्रवाई की। इस कार्रवाई का निशाना आतंकी ठिकाने थे। ये 1971 के बाद पहला मौका था जब भारतीय वायुसेना ने इतनी गहराई तक जाकर कार्रवाई की। रिपोर्ट्स के अनुसार इस पूरे घटनाक्रम में एनएसए के रूप में अजीत डोभाल लगातार सुरक्षा एजेंसियों, सेना और सरकार के साथ समन्वय कर रहे थे। अब बात करते हैं पाकिस्तान के अलावा एक और पड़ोसी देश चीन की। 2017 डोकलाम को लेकर गंभीर तनाव हो गया। करीब 73 दिन तक दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी रहीं। दुनिया को डर था कि कहीं ये विवाद बड़े सैन्य संघर्ष में ना बदल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लंबी बातचीत, कूटनीतिक प्रयास और रणनीतिक संतुलन के बाद तनाव कम हुआ। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत बेहद अहम रही। अजीत डोभाल उस समय भारत की ओर से महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभाने वाले प्रमुख अधिकारियों में शामिल थे। एनएसए डोभाल शायद ही कभी लंबे इंटरव्यू देते हैं, शायद ही वे अपनी उपलब्धियों के बारे में खुद बात करते हों। उनकी कार्यशैली हमेशा लो प्रोफाइल रही है।
यही वजह है कि उनके कई मिशनों की पूरी कहानी आज भी सार्वजनिक नहीं है। लेकिन जिस आदमी को आज भारत की सुरक्षा रणनीति का बड़ा चेहरा माना जाता है, उसकी शुरुआत किसी आलीशान दफ्तर से नहीं हुई थी। 20 जनवरी 1945 उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल का एक साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिता भारतीय सेना में अधिकारी थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई अजमेर के मिलिट्री स्कूल में हुई, जिसके बाद उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया। लेकिन उनका सपना किसी दफ्तर में नौकरी करना नहीं था। साल था 1968। कड़ी मेहनत, लगातार तैयारी और मजबूत इरादों के दम पर अजित डोभाल इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस के लिए चुने गए। उन्हें मिला केरल कैडर। उस दौर में केरल कई तरह की सामाजिक और सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा था। यही एक युवा आईपीएस अधिकारी के रूप में अजित डोभाल ने अपने करियर की शुरुआत की। लेकिन उनकी कार्यशैली शुरुआत से ही बाकी अधिकारियों से अलग थी। 1989 में वे सबसे कम उम्र में कीर्ति चक्र सम्मान पाने वाले पुलिस अधिकारी बने। ये सम्मान सिर्फ बहादुरी के लिए नहीं, बल्कि असाधारण नेतृत्व, जोखिम उठाने की क्षमता और कठिन परिस्थितियों में फैसले लेने की वजह से दिया गया। अजित डोभाल के बारे में सालों से कई ऐसे ऑपरेशन चर्चा में रहे हैं जिनमें उन्होंने गोपनीय तरीके से संवेदनशील इलाकों में काम किया। उनके कई मिशनों की आधिकारिक जानकारी आज भी सार्वजनिक नहीं है, लेकिन सुरक्षा मामलों के जानकार उन्हें भारत के सबसे अनुभवी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स में गिनते हैं। यही वजह है कि समय के साथ उनकी छवि एक ऐसे अधिकारी की बन गई जो बिना शोर किए बड़े से बड़ा काम पूरा कर सकता है। हालांकि उनकी कुछ नीतियों और फैसलों पर समय समय पर आलोचना भी हुई, लेकिन एक बात से शायद ही कोई इनकार करेगा कि पिछले 2 दशकों में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी लगभग हर बड़ी घटना में अजित डोभाल किसी न किसी रूप में अहम भूमिका निभाते दिखाई दिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हूं सुप्रिया, कैमरे के पीछे हमारे साथी अली। देखते रहिए कड़क।